उसमें लग्न से केंद्र में होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो लग्न से केंद्र में है प्लस साथ में जो पोजीशन जो उसकी है यानी 1, 4, 7, 10 हाउसेज में बैठा हुआ है, और वो जिस हाउस में बैठा हुआ है वहां पे राशि जो है वो उसकी या तो खुद की राशि हो, ठीक है, तो मूल त्रिकोण हो या स्वयं राशि से राशि हो या फिर उसकी उच्च राशि हो, ठीक है। तो अगर ऐसी पोजीशन बनेगी तो ये पंच महापुरुष योग। आज हम बात करते हैं बालारिष्ट और योगारिष्ट की। जब बालारिष्ट और योगारिष्ट की जब बात करी जाती है तो आपको कल भी बताया था कि बालारिष्ट क्यों देखा जाता है या इसकी क्या जरूरत है देखने की। तो आपको बताया था कि पहले के समय में कुंडली जो है वो जातक के 12 वर्ष के होने के बाद बनाई जाती थी। कारण कि जो शुरुआत के जो 12 वर्ष हैं उस समय तक उसका जो भाग्य और कर्म का जो साइकिल है वो प्रॉपर स्टार्टअप नहीं होता, क्योंकि पहले 4 साल वो अपने माता के कर्मों को भोगता है, राइट। उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि 1 से 4 साल तक का जो छोटा सा जो बच्चा है, 4 साल की एज में माता जो भी खाती पीती हैं उसको फीड करती हैं, तो उसी हिसाब से बेबी को भी इफेक्ट आता है, ठीक है। जो भी मदर काम करती है उसकी पूरी देखभाल करती है, उन सारी चीजों का इफेक्ट बेबी की ग्रोथ पर, उसके माइंड पर, उसकी फिजिकल ग्रोथ पर, उसके साइकोलॉजिकल ग्रोथ पे, हर चीज पे आता है। तो भोग किसको करना पड़ रहा है? बच्चे को। और कर कौन रहा है, कार्य कौन कर रहा है? एक्चुअली मदर कर रही है जो कुछ भी कर रही है। तो माता के कर्मों का भोग उसको भोगना पड़ता है। उसके बाद फ्रॉम द एज ऑफ 4 to 8 जो कि माना जाता है कि अब उसका जो है बाहरी लोगों से एक प्रॉपर इंटरेक्शन आने लगेगा। 4 साल का बच्चा एक प्रॉपर इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है, छोटा छोटा इंटरेक्शन अच्छे लेवल पर आ चुका होता है। तो बड़ों से कैसे डील करना है, दुनिया से कैसे डील करना है, किन रिश्तों से कैसे डील करना है, नमस्ते करनी है, अच्छा बनना है, बुरा बनना है, गंदी बात, अच्छी बात, वो सब कुछ जो उसको जो सिखाया जा रहा होता है, जनरली जो फादरली फिगर होते हैं उनकी तरफ से सिखाया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगले जो 4 साल हैं वो पिता के कर्मों को भोगता है, ठीक है। देन किक्स इन द कैरी फॉरवर्ड जो पिछले जन्मों से लेकर के आया था, ठीक है। उन 8 सालों में जो उसने सीखा उसके हिसाब से अब वो जो उसकी जो पुरानी जो उसके अपने खुद के कर्मों का जो कैरी फॉरवर्ड लेखा जोखा था, अब उससे उसके आगे सिचुएशंस बननी शुरू होती हैं और उन 8 साल की ट्रेनिंग के हिसाब से अब उनके ऊपर वो रिएक्शन करना शुरू करता है, कर्म करना शुरू करता है, ठीक है। तो उसमें जो मेन सिचुएशनल इफेक्ट्स जो आते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि इस लाइफ का तो अभी उसका कोई रिजल्टेंट ऐड हुआ ही नहीं, राइट। तो इसीलिए जो उसके पुराने कर्म हैं उनको भोगता है। कहा जाता है नेक्स्ट 4 years वो अपने पुराने कर्मों को भोगता है। साइंस भी इस चीज को मानती है कि साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली बच्चे की जो आदतें 8 साल तक बन गई, फर्स्ट 4 year उसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल, उसके बाद नेक्स्ट 4 years वो जो आदतें बन गई, वो जो सिस्टम बन गया उसका लर्निंग का, हैबिट्स जो बन गई वो फिर लाइफ लॉन्ग रहती हैं, ठीक है। तो ये साइंस का वही फॉर्मेट है जो यहाँ पर इस तरीके से कहा जाता है कि 4 साल वो माता के कर्मों को भोगेगा, 4 साल पिता के कर्मों को, फिर नेक्स्ट 4 years विल बी हिज खुद के उसके पुराने कर्मों, ठीक है। क्योंकि वो उन जो उसने 8 साल में ट्रेनिंग मिली है उसको, उसी के अराउंड अब वो हैबिट्स क्रिएट करेगा नेक्स्ट 4 years, ठीक है। 12 साल का होने के बाद जो है उसके कर्मों का और जो रिएक्टर साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है। तो जो कुंडली भी जो बनाई जाती थी वो 12 साल के समय पर बनाई जाती थी, ठीक है। लेकिन उन 12 सालों के दौरान उसको अगर देखा जाए तो उसको करियर की, रिश्तों की, इन सब चीजों के बारे में उसकी फलित करने का कोई फायदा भी नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन उसकी हेल्थ को लेकर के, उसके स्वास्थ्य को लेकर के, इस टाइप की जो चीजें होती थी उनको लेकर के, या उसकी वजह से औरों को क्या परेशानी आने वाली है उन चीजों की जरूरत पड़ती थी, तो उसके कार्य किए जाते, तो वो बालारिष्ट से उन चीजों को चेक किया जाता, ठीक है। तो आज जो हम उन्हीं के बारे में रीड अप करेंगे। तो अगर हम आयुर्दया की बात करेंगे, आयुर्दया और फिर योगारिष्ट बालारिष्ट की बात करेंगे, तो आयुर्दया के अंदर जो है एक आपकी फल दीपिका में भी एक श्लोक है,
आदे चतुष्के जननी पिता दे मध्ये पित्रार्जित पाप संधे बालस्तदंतया सुचतुः शरस्तु स्वकीय दोषे समुपैति नाशम। ठीक है, यानी कि पहले 4 साल जो है बालक जो है अपनी माता के कर्मों का, पूर्व जन्म के और इस जन्म के कर्मों का, पुण्य और पापों के आधारित जो फल हैं उन्हें भोगता है। उसके बाद अगले 4 वर्ष पिता के पाप पुण्यों को भोगता है और लास्ट के 4 वर्ष स्वयं के जो उसके पुण्य पाप के जो पूर्व कर्म है उसके अनुसार जो सिचुएशन बनती है उनको वो भोगता है। ठीक है। वैसे भी अगर आप देखें तो 5th हाउस जो है वो किन किन चीजों के लिए देखा जाता है? बच्चों के लिए देखा जाता है बेसिकली, संतान के लिए देखा जाता है और संतान के, जी कई बार आपको बताया पूर्व जन्मों के लिए भी यही देखा जाता है, एजुकेशन के लिए भी यही देखा जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर हम 5th से 5th देखें, जैसे आपको वैसे भी बताया था कि 5th से 5th देखते हैं तो 9th है ना। 9th मतलब किसी व्यक्ति का देख रहे हैं तो उसके पोते, लेकिन अगर उसके बेटों की बात करें तो उस बेटे के बेटे या बच्चे, इजंट इट। और वैसे पिता का भी कारक कहां से देखते हैं हम? नवम भाव से। धर्म भी कहां से देखते हैं? वो भी वहीं से देखते हैं। ठीक है, सही है कि नहीं? और हमारे पूर्वजों को भी हम 9th हाउस से देखते हैं। तो ये आपस में अटैचमेंट्स हैं, सब आपस में इसी तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। अब बालारिष्ट जो है वो क्या चीज देखी जाती है? बालारिष्ट ये चीज देखी जाती है कि कहीं किसी प्रकार का ऐसा कोई कष्ट तो नहीं है बालक के ऊपर। तो उसके अंदर क्या चीज देखेंगे कि बालारिष्ट में, यानी कि बाल अरिष्ट, यानी कि बच्चे को कोई मृत्यु का तुल्य कष्ट या ऐसा कुछ तो नहीं है। तो जो पहली जो 8 वर्ष की जो आयु है वो बालारिष्ट आयु कहलाती है। 8 वर्ष तक की जो आयु होती है वो बालारिष्ट कहलाती है और 8 से 20 वर्ष तक की जो आयु है वो योगारिष्ट कहलाती है। ठीक है। इसके लिए क्या चीज देखते हैं कि इसके लिए देखा जाता है मेनली चंद्रमा को। तो चंद्रमा जो है अगर वो 6th 8th या 12th हाउस में है और उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव है, बुरी ग्रह की किसी की दृष्टि है, तो चंद्रमा किस किस भाव में? 6 8 12। ओके। ठीक है, अगर 6 से 12 हाउसेज में है तो मृत्यु तुल्य कष्ट है। इसमें अगर कोई क्रूर ग्रह जो है वो चंद्रमा को दृष्टि दे रहे हों तो अल्पायु हो जाता है बच्चा, यानी 8 वर्ष से पहले पहले उसकी मृत्यु का संभावनाएं हो जाती हैं। अगर शुभ ग्रह देख रहे होंगे तो 8 वर्ष के आसपास की जो है उसकी आयु मानी जाती है। अगर कोई शुभ ग्रह जो है वो 6 8 12 में जाकर के बैठ जाएं या शनि बैठे और वो जो है वक्री या क्रूर ग्रहों से दृष्ट भी हो जाएं और लग्न पावरफुल ना हो, यानी कि लग्न में कोई भी शुभ ग्रह ना हो, तो 1-2 महीने की आयु ही मानी जाती है बालक की। लग्न में कोई शुभ ग्रह ना हो? हाँ जी, लग्न में कोई शुभ ग्रह ना हो। हाँ, लग्न अगर बली नहीं है, उसमें कोई शुभत्व नहीं है, शुभ ग्रह नहीं है और 6 8 12 में शनि बैठे हैं या कोई शुभ ग्रह बैठे हैं लेकिन अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं वो, ठीक है, तो जो आयु है बच्चे की वो 1-2 माह की आयु मानी जाती है। अगर लग्न से 5 स्थानों में सूर्य मंगल और शनि हो
तीनों अगर वहां पर मौजूद हैं, सूर्य मंगल शनि, तो ये माना जाता है कि जन्म के समय ही माता और पुत्र बालक दोनों की ही मृत्यु हो सकती है, अन्यथा या फिर भाई की हानि हो जाएगी। या तो प्रसव में ही माता और बच्चे की दोनों की मृत्यु हो जाएगी या फिर भाई की हानि होगी। सर एक चीज बताइए, हम्म कुंडली तो नॉर्मली बनती है जब उसकी डेथ, उसका जन्म हो गया उसके बाद बनेगी। हम्म अब अगर आपने बताया कि जन्म के समय ही माता और बालक दोनों की अगर वो हो गई, हम्म तो उसकी कुंडली क्या अपना बाद में बना करके चेक की जाएगी? ऐसा है कि ऐसा नहीं है, है? ये चीजें जब पहले जन्म होते थे तो पंडित ये सारी चीजें देखते थे। आप अभी का इस समय का लग्न भी देख सकते हैं, आपके पंचांग में अवेलेबल है। जी जी ठीक है, और आपकी के पंचांग में आपके सारे ग्रहों की पोजीशन भी अवेलेबल है। जी जी। तो आप इस समय की कुंडली तो क्रिएट कर ही सकते हो ना। अब वो एग्जैक्टली ओके। मिनट सेकंड के हिसाब से एग्जैक्ट नहीं होगी, लेकिन लग्न अनुसार, लग्न तो 2 घंटे का लगभग होगा। 24 घंटे हैं दिन में, 12 लग्नों ने घूमना है तो 2-2 घंटा लगभग लगभग, है ना। तो एक मोटा मोटी आपके पास लग्न का समय, आपके पास समय होगा, आपके पास उसमें ग्रह बैठे हुए होंगे, तो उस समय के समय में क्या कंडीशंस बन रही हैं, उस समय पैदा होने वाले बच्चों के ऊपर लगभग वो खतरा आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब वो उसमें किस मिनट सेकंड पे पैदा हुआ, वो एक स्पेसिफिकेशन होती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर 10वें स्थान में शनि हो, 10th हाउस में अगर शनि हो, 6th हाउस में चंद्रमा हो और 7th हाउस में मंगल हो, ये आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं। एक और कॉम्बिनेशन क्या है कि 10th हाउस में शनि, 6th हाउस में चंद्रमा और 7th हाउस में मंगल, अगर ऐसा हो तो माता और पुत्र या माता और बालक जो हैं दोनों की मृत्यु का भय होता है। एक और कॉम्बिनेशन है बालारिष्ट के लिए कि शनि हो लग्न में, चंद्रमा अष्टम में हो, गुरु 3rd हाउस में हो, तो ऐसे में भी शीघ्र मृत्यु का भय होता है। एक और कॉम्बिनेशन है कि जिसका लगन जो है वो पाप कर्तरी में हो। पाप कर्तरी मतलब उसके 12th और 2nd हाउस में अशुभ ग्रह हों, और साथ में 6th हाउस और 8th हाउस में भी ग्रह हों, तो भी शीघ्र मृत्यु का भय होता है। लगन अशुभ कर्तरी में हो, यानी उसके दूसरे बार और 12वें हाउस में अशुभ ग्रह हों, और 6th और 8th में भी अशुभ ग्रह हों, या अशुभ ग्रह हों लेकिन उन पर अशुभ दृष्टि हो जाए, तो भी शीघ्र मृत्यु का भय होता है। नोट कर लिए सब लोगों ने ये? इसके अलावा अगर दिन का जन्म हो, अगर दिन का जन्म हो और धनिष्ठा और हस्त का पहला चरण हो, धनिष्ठा या हस्त का फर्स्ट चरण हो दिन के जन्म में, तो ये दिन मृत्यु के योग बनते हैं। अब जो आपको मैं बता रहा हूँ दिन मृत्यु के योग हैं, उसमें एक क्या है कि दिन मृत्यु के योग का क्या मतलब है कि एक तो जन्म जो है वो दिन के समय का हो, फिक्स्ड कंडीशन। उसके अलावा सेकंड कंडीशन के अंदर 3-4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कि धनिष्ठा या हस्त का प्रथम चरण हो, या विशाखा आद्रा का दूसरा चरण हो, या उत्तर भाद्रपद और अश्लेषा का तीसरा चरण हो, सर विशाखा या विशाखा आर्द्रा का दूसरा चरण, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट उत्तर भाद्रपद और अश्लेषा का तीसरा चरण, और भरणी या मूल का चौथा चरण हो,
तो ये सभी कंडीशंस दिन मृत्यु के योग हैं। दिन मृत्यु का क्या है सर, सेम डे या किसी दिन? दिन मृत्यु के केस कहलाते हैं ये, यानी कि मतलब सेम डे भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन इसको कहा जाता है दिन मृत्यु। अगर ऐसे केस में अगर जन्म होता है तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, या जन्म होते ही मृत्यु हो सकती है। अब हमने अभी जो बालारिष्ट में जितने इनकी बात करी है कि किन वजहों से जो है मृत्यु का भय होता है, मृत्यु कारक होते हैं ये, उनके कुछ भंग होने की स्थितियां भी हैं, तो उनको हम कहते हैं अरिष्ट भंग। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो अगर हों साथ में तो ये योग होते हुए भी बालारिष्ट बनने के बावजूद भी मृत्यु कारक नहीं होता। वो कष्ट मिल जाता है लेकिन मृत्यु नहीं कारक नहीं बनता। वो क्या क्या है कि अगर बुध, बृहस्पति या शुक्र इनमें से कोई भी एक केंद्र भावों में हो जाए, अगर बुध, गुरु और बृहस्पति में से एक या एक से ज्यादा ग्रह अगर केंद्र भाव में हैं तो बालारिष्ट योग भंग हो जाते हैं। बृहस्पति तो एक ही हो गया, बुध गुरु या कोई और तीसरा? बुध, गुरु और शुक्र। बुध, गुरु और शुक्र इनमें से एक या दो या तीनों, ठीक है, एक या एक से ज्यादा ग्रह अगर केंद्र के भावों में बैठे हुए, केंद्र भावों में मतलब 1, 4, 7, 10 में अगर बैठा हुआ है, इनमें से कोई भी एक भी, तो बालारिष्ट योग अगर बने भी हुए हैं तो वो भंग हो जाएगा, यानी कि मृत्यु नहीं होगी। कष्ट मिल सकता है लेकिन मृत्यु कारक नहीं रह जाएगा वो। ऐसे ही बृहस्पति जो है वो लग्न में हो और बलवान हो, जो लग्न जो है वो बलवान हो जाए, अगर ताकतवर हो, अगर बृहस्पति के बैठने की वजह से या ऐसे किसी भी और कारण से, तब भी अरिष्ट भंग हो जाता है, बालारिष्ट जो है वो भंग हो जाता है। अगर लग्नेश जो है वो खुद कहीं केंद्र में बैठा हो और ताकतवर हो, बली हो, तो भी अरिष्ट भंग हो जाता है। सर एक बार लास्ट वाला दोबारा बताना। तीसरा पॉइंट है, अगर लग्नेश ताकतवर बली होकर के केंद्र में ही विद्यमान हो, बैठा हो, तो अरिष्ट भंग हो जाता है। चौथा है कि जो लग्न हाउस है, जो फर्स्ट हाउस है, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। इसमें ए पार्ट क्या है कि लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। बी पार्ट में क्या है कि अगर दिन का जन्म है तो कृष्ण पक्ष हो और रात का जन्म है तो शुक्ल पक्ष हो, यानी शुक्ल पक्ष में रात में जन्म हुआ हो और कृष्ण पक्ष में दिन में जन्म हुआ हो, और जो लग्न हाउस है, जो फर्स्ट हाउस है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये भी बालारिष्ट भंग हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों को कल परसों जो है गंडमूल और गंडांत पढ़ाए गए थे, जी सर। तो वो जो समय है वो भी घातक माने जाते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट या जीवन पर्यंत कष्ट देने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा आप लोगों को विषघटी काल पढ़ाई गई थी, शुरू में बुक से मैडम ने पढ़ाया था आपको विषघटी काल। तो विषघटी काल में यदि जो है जन्म हुआ है तो ये भी घातक मानी जाती हैं। हर नक्षत्र का कुछ समय, कुछ अवधि जो है 4 घटी की अवधि होती है, जिसको विषघटी कहते हैं। 4 घटी का एक समय ऐसा होता है हर नक्षत्र में जिसको विषघटी काल कहा जाता है। इसकी लिस्ट जो है ये आपकी फलित ज्योतिष में भी दी हुई है और आपके जनरल ज्योतिष की बुक में भी दी हुई है। विषघटी काल, उसको लिख लीजिएगा, उसे पढ़ लीजिएगा बुक में से, ठीक है। तो विषघटी काल का ये जो समय होता है ये भी विष की तरीके से तो ये घातक माना जाता है। इसके अलावा भी कुछ और जो है योग बालारिष्ट में जो है माने जाते हैं, जो मृत्यु कारक तो नहीं लेकिन अति कष्ट कारक जरूर जो है माने जाते हैं।
जैसे कि अगर 8th हाउस में मंगल, शनि और राहु हों तो ऐसे जातक की दुर्घटना हो जाती है छोटी उम्र में ही, और उसका हाथ या पैर की जो है क्षति पहुंचने का उसको चांसेस हो जाते हैं। उसके हाथों और कब पैरों सर? पर बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा बनता है। अष्टम भाव 8th हाउस में मंगल, शनि और राहु हों, ऐसे ही अगर सूर्य 7th या 8th हाउस में बैठा हो, 7th या 8th हाउस में अगर सूर्य बैठा है और उसके दोनों तरफ क्रूर ग्रह हों, इस वाली में 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, सूर्य जो 7th या 8th में बैठा हो, क्रूर ग्रहों के बीच में हो, और गुरु और शुक्र से उसका किसी तरीके का कोई भी संबंध ना बन रहा हो, दृष्टि से या साथ बैठने से किसी प्रकार का अगर कोई पीएसी संबंध अगर गुरु या शुक्र के साथ उसका नहीं बना है, तो बच्चे की मृत्यु किसी जानवर की वजह से होने का भय बनता है। उसी तरीके से 6th हाउस में अगर बुध और चंद्रमा हो, सिक्स्थ हाउस में बुध और चंद्रमा हो या दोनों में से कोई एक हो, और अशुभ ग्रहों से जो है उसकी दृष्टि या युक्ति हो जाए, पीएसी हो जाए, तो किसी एक्वेटिक जानवर से खतरा होता है। पानी में और जानवर से, दोनों का कॉम्बिनेशन से खतरा उसको बनता है। कि अगर 12वें हाउस में, अगर 12th हाउस में सूर्य, मंगल और शनि तीनों हो, और लग्न में चंद्रमा हो और उसके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जन्म पूर्व मृत्यु की इसकी संभावनाएं हो जाती हैं। यानी कि प्रसव में ही, पैदा होने से पहले ही, पेट में ही, प्रेगनेंसी के दौरान ही इस जातक के। सर मतलब उसके होने से पहले उसकी कुंडली कैसे बन गई? मतलब पता थोड़ी है वो कब होगा, कभी भी हो सकता है। 16 संस्कारों का नाम सुना है? हाँ जी। जी। उसमें सबसे पहला संस्कार कौन सा होता है? जी, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार मतलब गर्भ कब धारण किया जाना है। तो कई संस्कार, 3-4 संस्कार तो उसके जन्म से पहले ही हो जाते हैं। तो बच्चा ने गर्भाधान की जो स्थिति है, वो कब गर्भाधान किया जाना है, कब वो ट्रायल्स किए जाने हैं गर्भ धारण करने के लिए, वो सारी चीजें पहले बताई जाती थी, स्पेसिफाइड होती थी। उसके बाद जब प्रसव पीड़ाएं या वो सब होती थी, तो भी जो दाई होती थी, पहले ये काम को ज्योतिषी का मतलब कोई खाली एक आदमी ज्योतिषी नहीं होता था, है ना। जो स्कॉलर्स होते थे, जो दाई होती थी, जो वैद्य होते थे, ये सभी वैद्य भी होते थे और ज्योतिषी भी होते थे, ठीक है ना। तो बालारिष्ट से रिलेटेड सारी चीजें उन्हें पता होती थी। तो प्री मैच्योर डिलीवरीज होती हैं उनमें उनका डिसीजन तो चीज गड़बड़ जाती होगी। हाँ जी। जहाँ प्री मैच्योर डिलीवरीज होती हैं, जो प्री मेच्योर डिलीवरीज होती हैं, उसमें दाई को मालूम है कि इस लग्न में क्या कंडीशन बनने वाली है, वो दाइयों को पता होता था, वो रोक पाते थे। ठीक है, लग्न बदल दिया तो भाव बदल जाएंगे ना। अगर प्री मेच्योर मुझे डिलीवरी करानी है और मैं जानता हूं कि अगर जो है आज की डेट में शनि जो है वो मकर राशि में है, तो मकर राशि जो है इस समय के लग्न के अनुसार ऐसे किसी भाव में आकर के ना डले कि वो बालारिष्ट की कंडीशन बन जाए। तो या तो उतना पहले मैं डिलीवरी कर लूं या उस लग्न को निकाल के डिलीवरी करूं। तो बालारिष्ट के जो हैं करीब 40-45 जो योग बनते हैं। इनमें से बहुत सारे जो है आपकी बुक में दिए गए हैं, एक दो का, कुछ का मैंने आपसे डिस्कशन किया है। इसके अलावा 20-25 जो है आपके बुक में दिए गए हैं। चैप्टर है जो आपका आयुर्वेदा और बालारिष्ट का, ठीक है। उसमें जो है आपको ये पूरा इसकी योगों की एक लिस्ट जो है उसके अंदर दी गई है। लेसन नंबर 11 है आपकी बुक में।
जी 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 जी। ठीक है, तो उनमें से बहुत सारे आपको याद करने पड़ेंगे। अगर बालारिष्ट के बारे में आया तो आपको बहुत सारे योग लिखने पड़ेंगे, उनमें से जितने भी आप लोग याद कर पाए, समझ पाए, उतना अच्छा। ठीक है, बुक में जितने लिखे हुए इसके आगे भी और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, उन सभी को ही चेक किया जाता था कि ऐसा कोई खतरा तो नहीं है। ठीक है, और वो सब चेक करने से पहले ये चीज देख ली जाती थी कि जिस लग्न में हम जन्म की बातें कर रहे हैं, क्या वो लग्न बली है, क्या वो लग्नेश बली कंडीशन में है, क्या पूर्णिमा का चंद्रमा है, यानी कि शुक्ल पक्ष चल रहा है, चंद्रमा की जो पोजीशन बन रही है जिस राशि में, क्या वो बली कंडीशंस हैं। अगर ऐसा है तो फिर सभी प्रकार के जो बालारिष्ट योग हैं वो भंग हो जाते थे, आज भी हो जाते हैं, तो फिर वो कष्ट नहीं आएंगे। तो सर इसका मतलब तो ये है कि अगर इस तरह से कोई डिलीवरी करा सकता है तो लोग बच्चे की आने वाली उसकी जो कुंडली है वो डिसाइड कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इलेक्टिव क्या वो सही सर्जरी, होगा? इलेक्टिव सर्जरी क्या चीज होती है? नहीं तो सर क्या वो मतलब नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्या ये सही होता है क्या? सही होता मतलब है में आप क्या सोच रहे हो कि उसने कोई अगर बहुत अच्छी नहीं चीज देख ली तो क्या उसमें उसे माइनस नहीं मिलेंगे? इज इट पॉसिबल? देखो, एक टाइप के माइनस नहीं मिलेंगे, किसी दूसरे टाइप के माइनस मिलेंगे। इलेक्टिव सर्जरीज यही हैं। आज की डेट में आप डीएनए को लेकर के जो बहस चल रही है कि डीएनए म्यूटेशंस पॉसिबल किए जाने चाहिए कि नहीं, डीएनए और क्रोमोसोम्स में छेड़ाखानी करके बच्चों के पहले से ही, बर्थ से पहले उसमें वो किया जाना चाहिए कि नहीं, जो खतरनाक बीमारियां हैं अगर कोई बच्चे में ऐसी हैं या माँ बाप में ऐसी है तो क्या उनके डीएनए में हमें छेड़खानी कर लेनी चाहिए फीटस के अंदर कि नहीं, बहस चल रही है ना। तो ये कोई नई टेक्नोलॉजीज नहीं है, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में इन सब के बारे में पहले से ही लिखा गया है, ये तब भी थी, हो रहा था ये सब कुछ। ठीक है, समय के साथ साथ जब विनाश आते हैं, जब सब कुछ उलट पुलट हो जाता है तो ये सब गायब हो जाता है ना, फिर दोबारा से रिसर्च करके आता है, राइट। तो ये सब कुछ पहले से था। आप आज की डेट में अभी तक सिर्फ एक सेरेगेसी को सुनते हो। श्री कृष्ण का जो बलराम जी का जन्म की कहानी मालूम है सबको? बलराम जी का नहीं जन्म कैसे हुआ था? हाँ वो उनसे वो ले गए थे, क्या नाम है, गर्भ से ही ले लिया था उनको। हाँ जी, देवकी जी की 7वीं संतान बनते, लेकिन वासुदेव सुबह की जो दूसरी पत्नी थी रोहिणी, वो ही देवकी के गर्भ से गर्भ ट्रांसफर करवा करके ले गई। अब भी होता है ना सेरेगेसी के लिए, सेरेगेसी में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो उसमें एक चीज होती है कि आप जो फीटस है, जो भ्रूण जो है, उसका डेवलपमेंट किसी दूसरे लेडी के बॉडी में करके और फिर उसे वापस ट्रांसफर कर सकते हो विद इन अ पीरियड। ठीक है, तो ये हमारे ग्रंथों में साइंस लिखी हुई है, हम बस सिर्फ भजन की तरीके से संस्कृत बस रट्टा मार रहे हैं और ये भूल जा रहे हैं कि उसमें पूरी साइंस है। ठीक है, बालारिष्ट में ही कुछ चीजें जो हैं वो राहु अरिष्ट के नाम से जानी जाती हैं, यानी कि जिसमें स्पेसिफिकली राहु का संबंध हो जाए। जैसे कि एक आपको मैंने बताया था कि राहु और बुध जो है वो एक साथ अगर आ जाएं और अशुभ ग्रहों से दृष्टि मिल जाए तो ये भी राहु अरिष्ट होता है। तो ऐसे में बच्चे की जो मृत्यु है वो 8 साल से पहले पहले मृत्यु होने का खतरा बनता है। लग्न में अगर राहु हो जाए और सिंह, वृश्चिक या कुंभ की राशि हो और 3 या उससे ज्यादा अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो भी बालारिष्ट का कंडीशन बनती है, राहु अरिष्ट कहते हैं इसको। लग्न में अगर राहु हो, लग्न में राहु हो और साथ में 2 या 3 या 4 या ग्रहों की अशुभ दृष्टि हो जाए, अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, और लग्न सर में सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि हो, 3 कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। पहला सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि होनी चाहिए, दूसरा राहु होना चाहिए, तीसरा 2-3 अशुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। ऐसे कंडीशन में भी बालारिष्ट योग बन जाता है, राहु अरिष्ट। इस तरीके के बहुत सारे योग हैं जो बालारिष्ट योग कहलाते हैं, जिनको बच्चे के जन्म के समय ही देख लेना चाहिए, देखा जाना चाहिए, परख लेना चाहिए,
ताकि ये ध्यान रहे कि बच्चे की शुरुआती समय में ही उसको कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड कष्ट या कोई मृत्यु कारक कष्ट तो नहीं है। ठीक है, तो अगर वो यम घटी में पैदा हुआ है, विष घटी में पैदा हुआ है, गंडांत समय में या गंडमूल नक्षत्रों में पैदा हुआ है, या अगर उसको कोई बालारिष्ट की कंडीशन है, तो पहले से ही आगाह किया जाता है माँ बाप को, और उसमें पॉसिबल चेंजेस या पॉसिबल उपाय जो होते हैं वो करवा दिए जाते हैं। क्लियर हो गया? सर इनके उपाय भी होते हैं क्या कि जिससे कि मतलब इसको निकाला जा सके? मान लीजिए कोई बच्चा का पैदा हो गया, कुंडली तो उसके बाद में बनी, और उसके बाद में अगर उसमें दिख रहा है कि कोई बच्चा ऐसा है जिसपे कि मान लीजिए राहु अरिष्ट योग दिख रहा है कि 8 वर्ष से उसकी मृत्यु हो सकती है, तो क्या किसी भी प्रकार से उसको हम अवॉइड कर सकते हैं क्या? कुछ मतलब ऐसी हाँ जी, क्या इसको हम अवॉइड कर सकते हैं? इसको अवॉइड हो अवॉइड, सकता है कि? देखिए अगर इस टाइप का कोई पूर्ण योग बन गया है तो उसको अवॉइड करने के उपाय बहुत हाई पावर्ड होते हैं, जिनको हम बीज मंत्रों की वजह के सहायता से हम उनके ऊपर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, बहुत हेवी वाले कुछ मंत्र होते हैं, कुछ स्त्रोत होते हैं, उनके पूजन से इस काम को किया जा सकता है, लेकिन उसमें पूरी आस्था होनी चाहिए। करवाने वाला जो पंडित हैं, जो ज्योतिषी हैं, वो भी उतना ज्ञानवान होना चाहिए, और उसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस जाती हैं। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे कैलकुलेशन कर सकते हो तो उस उपाय के इफेक्ट को भी जांच सकते हो कि क्या उसमें कोई लाभ मिल भी पाएगा कि नहीं। ठीक है, प्लस आप एक ज्योतिषी होते हुए कोशिश कर सकते हो, असली फैसला आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप बेशक चाहे टॉप मोस्ट ज्योतिषी भी हो जाइएगा, ईश्वर नहीं है, वो मैट्रिक्स आपने नहीं लिखा है ना। जी। तो वही वाली चीज कि दुनिया का टॉप सर्जन भी एक लिमिट के बाद कह देता है कि जी मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया है, अब ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो जब आप उपायों की बात करते हैं तो उस उपाय के अंदर जो श्रद्धा भाव है वो बहुत बड़ा मैटर होता है। किसने करना था, किसने किया, और किस भाव से किया, उसका बहुत बड़ा मैटर है। अगर आप उस चीज को देखोगे तो उसके पीछे भी पूरी की पूरी साइंस एनर्जी है, एनर्जी साइंस काम करती है उसके पीछे भी, लेकिन आम भाषा के लिए चमत्कार है ना। आप कितनी वाइब्रेशंस पैदा कर पा रहे हो और कितनी वाइब्रेशन की रिक्वायरमेंट है, जो लाइफ एनर्जी है, जो नेचर एनर्जी है, आप उसके साथ कितना जल्दी और कितना ज्यादा आप कनेक्ट कर पा रहे हो, इज द क्वेश्चन, राइट। उसको सिंपल वर्ड्स में समझा पाना उस साइंस को थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए अब बात करते हैं आयुर्वेदा वगैरह की। तो जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम आयु का निर्धारण कर सकते हैं। तो जब हम आयु के निर्धारण की हम बात करते हैं तो जनरली जब हम पाराशरी पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं 120 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया, जो दशा चक्र बनाया गया। जी जी। ठीक है, तो उसको 3 हिस्सों में बांटा गया। अगर 32 वर्ष से कम की आयु है तो उसे अल्पायु कहते हैं। 70 वर्ष की आयु को मध्य आयु कहते हैं, मध्य आयु या मध्यम आयु। और 70 वर्ष से ऊपर की आयु को पूर्ण आयु कहते हैं। इसको कई तरीके से जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उनमें से एक सिस्टम होता है अंश आयु का, कैलकुलेशंस किए जाते हैं। ग्रह और लग्न जो है वो जो उनके जो मार्किंग्स होती हैं, जो उनकी जो आयु खंड होते हैं, उन्हें जोड़ लिया जाता है, लेकिन उसके लिए सूर्य और चंद्रमा से ज्यादा ताकतवर जो है वो लग्न होना चाहिए। अगर सूर्य, चंद्रमा और लग्न तीनों में अगर लग्न ज्यादा बली है
तो लग्न और जो बाकी जो ग्रह हैं उनके जो ईयरली कैलकुलेशन है उनको ऐड कर लिया जाए तो जातक की आयु मिल जाती है, कि अंश आयु को कैलकुलेट करने का एक तरीका। दूसरा तरीका होती है पिंड आयु। ये भी ग्रहों, अलग अलग ग्रहों को कुछ अवधियां जो हैं वो दी जाती हैं, आगे चल के कैलकुलेशन और इसका वो बताएंगे, तो उनके कैलकुलेशन को पिंड आयु कहते हैं। और एक होती है नैसर्गिक आयु, यानी कि लग्नेश और अष्टमेश दोनों की अगर बात करें, या शनि और चंद्रमा की बात करें, या जन्म लग्न और होरा लग्न की बात करें, 3 तरीके हो गए, तो इनमें से कोई भी एक तरीका उठा लीजिए। दोनों के दोनों अगर एक ही टाइप की राशि में हैं, यानी कि दोनों के दोनों अगर चर राशि में है तो पूर्ण आयु हो गई, दोनों के दोनों अगर स्थिर में है तो अल्प आयु हो गई, दोनों के दोनों अगर द्विस्वभाव राशियों में तो मध्यम आयु हो गई। ये तो सीधे सीधे हो गया, ठीक है। लेकिन दोनों में से एक अगर चर में है और दूसरा स्थिर में है तो मध्यम आयु मानी जाती है, और एक स्थिर में हो दूसरा द्विस्वभाव में हो तो पूर्ण आयु मानी जाती है। तो किसी की भी कुंडली में इस तरीके से जो आप उसमें देख सकते हैं, तो जोन से वाले पॉइंटर्स ज्यादा आ रहे होंगे उसके हिसाब से आप निकाल लीजिए। मान लीजिए एक ग्रुप में मध्यम आ गई, एक में अल्प, एक में पूर्ण, तो मध्यम आयु मान ली जाएगी। 2 में मध्यम आ गई, एक में पूर्ण, तो मध्यम मानी जाएगी। 2 में पूर्ण आ गई, एक में अल्प आ गई, तो पूर्ण मान ली जाएगी। समझ में आया? यानी लग्नेश और अष्टमेश को देखा कहाँ कहाँ बैठे हैं, उनके हिसाब से आयु कैलकुलेट कर ली। फिर शनि और चंद्रमा को देखा, उनका कॉम्बिनेशन में कहाँ कहाँ बैठे हैं, उससे आयु कैलकुलेट कर ली। फिर जन्म लग्न और होरा लग्न की कैलकुलेशन देख करके उससे आयु कैलकुलेट कर ली। फिर तीनों का जो रिजल्टेंट आया उसमें किसकी ज्यादा गिनती बन रही है, उस हिसाब से अब आपको पता चल जाएगा कि अल्प आयु बनेगी, मध्यम आयु बनेगी या पूर्ण आयु बनेगी। अब जो होरा लग्न की जो इसमें जो बात की है उसकी गणना के लिए लिख लीजिए कैसे की जाती है। जो तीसरा ग्रुप बताया था आपको, जन्म लग्न और होरा लग्न बताया था आप लोगों को। जी जी। तो जन्म लग्न तो हमारे पास है ही सीधे सीधे, है ना। होरा लग्न जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको लिख लीजिए। ये हमारे कैलकुलेटिव्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे को सिर्फ हमारे को असेंडेंट और सन की जरूरत है इसमें हमें, ठीक है। दूसरी चीज हमारे को क्या जरूरत है, हमारा टाइम ऑफ बर्थ। तो हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा था उसमें हमारा टाइम ऑफ बर्थ कितना है बताएं, जो क्लास में एग्जाम्पल चल रहा है। शाम को 6:30 बजे। शाम को 6:30 बजे, यानी कि 1830 आवर्स है। जी जी जी। ठीक है। उस दिन का सनराइज देख करके बताइए बुक के अंदर। 7:06 पे हमारे यहाँ पे सनराइज हुआ है गाजियाबाद, राइट। ये होरा लग्न का फॉर्मुलेशन हो गया। टाइम ऑफ बर्थ में से सनराइज का जो टाइम है वो घटाएंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें जो घंटे हैं, जो आवर्स हैं, उसे साइन मान लेंगे, और जो मिनट्स हैं उसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा करने के बाद जो आंसर है, अगर वो ऑड साइन में पड़ा तो सन पोजीशन ऐड करनी है, अगर इवन साइन में पड़ा तो असेंडेंट पोजीशन ऐड करनी है। जो रिजल्ट आएगा वो होरा लग्न होगा। तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें। हमारे एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें तो हमारा टाइम ऑफ बर्थ जो है वो कितना था, 1830 आवर्स। इसमें से हमने माइनस किया है 7 आवर्स 6 मिनट्स को, राइट। रिजल्ट आया है हमारा, रिजल्ट हमारा कितना आ गया, 11 hours 24 minutes। राइट, 11 आवर्स 24 मिनट्स। ठीक है। अब इसमें हमारे को क्या करना है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या कहता है कि जो आवर्स हैं वो साइन मान लेने हैं। तो 11 आवर्स और 24 मिनट्स, यानी कि दिस इज इक्वल टू 11 साइन 24 डिग्रीज। इसको 24 जो है उसको हमें कन्वर्ट कर लेना है 60 के हिसाब से की जगह उसे हमें कहां पे ले जाना है 30 पर। तो कितना हो गया हमारा 12 डिग्रीज। क्या किया हमने 24/60? 24 मिनट्स जो है वो 60 मिनट्स के हिसाब से है ना,
जबकि साइन में हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो हमारे को किससे करनी है, 30 के हिसाब से। तो यानी कि उसको हाफ कर दिया हमने, जितने भी मिनट्स हैं उसे हाफ कर लिया। ठीक है, जी। तो ये हमारा क्या आ गया, डिग्रीज आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें हमारा आंसर क्या है, वो क्या है, अब हमारा साइन जो है वो क्या है, इवन है कि ऑड है। 11 साइन पास, जी इवन इवन हाँ इवन 11 इवन साइन है, Even. 12 डिग्रीज हैं, जी है ना। हम्म, दिस मीन्स इवन 12th साइन, हम्म, है ना। जी सो देयरफॉर क्या चीज हम करेंगे, ascendant add. राइट, तो एड असेंडेंट। दिस मीन्स 11 साइन 12 डिग्रीज प्लस असेंडेंट कितना है हमारा, 4 साइन 2 2 डिग्रीज degrees. 15 minutes 28 seconds. जी This is equal to 15 sine 12 degrees 15 minutes and 28 seconds. हम्म, क्लियर है, कोई जी कंफ्यूजन तो नहीं है, सबको क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है जी ठीक है, हम्म, तो ऐसे में हमारा रिजल्ट क्या आया, 3 साइन पास 3 साइन हो जाएगा। राइट, तो 15 साइन इज इक्वल टू 3 साइन। हम्म, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा, 3 साइन 14 14 डिग्रीज डिग्रीज 15 15 मिनट्स मिनट्स 28 28 सेकेंड्स। सेकेंड। कर्क लग्न हो गया हमारा, कर्क होरा लग्न। होरा लग्न कैसे कैलकुलेट हो गई, समझ में आ गया। जी जी हाँ जी। तो ऐसे में अब हमारा असेंडेंट क्या है, सिंह लग्न है, हम्म, तो सिंह लग्न क्या है, विषम हो गया और नहीं, जब चर स्थिर द्विस्वभाव की बात हो रही है ना, अच्छा 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 अच्छा, स्थिर स्थिर हो स्थिर गया स्थिर। स्थिर हो गई। और हमारी होरा लग्न क्या है, वही हमारी कर्क, हम्म, वो कोई राइट। स्थिर तो होरा स्थिर लग्न ये क्या बन विष। गई, चल चल हो गई। ये चर हो गई, तो एक चर है और एक स्थिर है, तो कैसी आयु हुई, मध्यम आयु हो गई। मध्यम आयु हो गई। जी एक अगर चर है और अगर एक स्थिर है तो ये मध्यम आयु का हमारा कालखंड आ गया इस बच्चे के लिए, इस जातक के लिए। समझ में आ गया, क्लियर है सब। इसका D1 भी उठाएंगे, तो इसके D1 में और कौन कौन से हमें देखने थे, एक हम देखते हैं शनि और चंद्रमा। तो शनि देखें, शनि कहां पर है, मकर में, चर राशि, और चंद्रमा कहां पर है, कर्क में, अगेन चर राशि। तो दोनों के दोनों चर राशि में है, तो आयु क्या बनी, पूर्ण हो गई। पूर्ण आयु। एक ग्रुप के हिसाब से, शनि और चंद्रमा वाले ग्रुप के हिसाब से पूर्ण आयु, जन्म लग्न होरा लगने वाले ग्रुप के हिसाब से मध्यम आयु। तीसरा क्या है हमारा, लग्नेश और अष्टमेश। तो इसमें लग्न लॉर्ड कौन है, सूर्य, सूर्य और अष्टमेश अष्टम लॉर्ड कौन हो गया, गुरु, गुरु मीन राशि, यहाँ का लॉर्ड जी गुरु। जी तो सन और गुरु को देखें, सन कहां पर है, मकर में, चर राशि, और गुरु कहां पर है, धनु, ये बताओ धनु में द्विस्वभाव राशि, तो गुरु कुछ का द्विस्वभाव राशि। ठीक है, तो एक चर में है और एक द्विस्वभाव में है, तो क्या हुआ, एक पूर्ण एक अल्प, तो सॉरी, एक पूर्ण और एक मध्यम,
सूर्य जो है वो पूर्ण आयु में है, गुरु मध्यम आयु में है, तो अगेन हायर साइड हो गई। तो अगर हम देखें तो एक ग्रुप ने इसको पूर्ण आयु दी, एक ग्रुप ने मध्यम आयु दी, और एक ने मध्यम और पूर्ण के बीच में कुछ आयु दी है। तो इस बच्चे की आयु क्या है? मध्यम से निकलती हुई पूर्ण के ग्रुप में जाती हुई, तो यानी कि 70s के आसपास की इसकी आयु होगी। अगर खाली मध्यम आता तो 32 से 70 के बीच में है ना, तो इस ग्रुप को भी आगे बांटा जाता है, हर ग्रुप को भी आगे अल्प, मध्यम और पूर्ण में बांटा जाता है, यानी कि पता चल सके कि 0 से 32 के बीच में भी कहां पे है, 32 से 70 के बीच में भी कहां पे है, 70 से आगे 120 के बीच में कहां पर है। ठीक है, तो अगर आप इसका बाइफर्केशन देखोगे तो ये 70 इयर्स के आसपास की इसकी एज कैलकुलेशन में आती है। क्लियर हो गया? तो ये आयुर्देय किस तरीके से निकलेगा, ये क्लियर है? तो इसमें आयुर्देय कैलकुलेशन कैसे कैसे, वो आज क्लियर हो गया सबको। योगारिष्ट और बालारिष्ट क्लियर हो गया। गणमूल गंडांत पिछले क्लास में हम लोग कर ही चुके हैं। क्लियर? एक आपका टॉपिक रह गया जन्म समय शोधन। जन्म समय शोधन की जब हम बात करते हैं तो जन्म समय शोधन का यूज किया जाता है उस समय में जब हमारे को कैलकुलेशन करते हुए या उसका फलित करते हुए हमारे को लगे कि कहीं ना कुछ चीजें समय थोड़ा बहुत आगे पीछे आ रहा है, तो उसका जन्म समय शोधन किया जाता है। अगर नियम की बात करें तो जब भी आपके पास कोई कुंडली आती है तो सबसे पहले उसका जन्म समय शोधन किया जाना चाहिए, ताकि मिस्टेक्स कम हो जाएं। इसकी जो वैदिक जो तरीके हैं, जो पद्धतियां हैं, जो फॉर्मेट्स हैं, वो सभी के सभी तो अब अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन जितने भी अब हमारे पास अवेलेबल हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, अब जन्म समय शोधन के लिए सबसे पहला विवाद जो कि बहुत समय से चला आ रहा है वो ये है कि जन्म समय माना कौन सा जाए, किस समय को जन्म समय मानना चाहिए। तब जब बच्चे का पहला अंग दिखाई दिया, मान लीजिए बच्चा पैर की तरफ से, सिर की तरफ से बाहर आया, तो जैसे उसका सिर दिखाई दिया, क्या उसे जन्म समय मान लेना चाहिए? या जब बच्चा पूरी तरीके से बाहर आ गया तब जन्म समय मानना चाहिए? कुछ लोगों का कहना है कि जब बच्चा बाहर आता है तो उस समय तो रोता नहीं है, उसने अपनी पहली सांस भी नहीं ली होती, तो जब बच्चा अपनी पहली सांस लेता है, रोता है, तो उसे जन्म समय मानना चाहिए। किस टाइम को जो है मानना चाहिए जन्म समय? जब मदर से उसका कनेक्शन हट जाता है। जब मदर से उसका कनेक्शन हट जाता है, हाँ, जब वो काट देते हैं। बिल्कुल। आज के समय में जो है उसी समय को ज्यादातर माना जा रहा है जब बच्चे को माता से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। तो उस समय को जनरली जो है जन्म समय आज की डेट में माना जाता है कि जब वो जो नाल जो है बच्चे की वो काट दी जाती है और उसे माता से अलग कर दिया जाता है। हालांकि इसमें अभी भी बहुत सारे विवाद हैं, कारण कि जो गर्भाधान संस्कार है वो हम लोग अब नहीं करते, जबकि यदि गर्भाधान का समय अगर एग्जैक्ट पता हो तो जो जन्म का समय में जो लग्न और चंद्रमा है और गर्भाधान के समय जो लग्न और चंद्रमा है उनमें आपस में कोरिलेशन चेक करके संशोधन किया जा सकता है। अब चूंकि गर्भाधान संस्कार ही कोई नहीं करता तो इसीलिए वो शोधन करना मुश्किल होता जा रहा है। उसके अलावा उसके बावजूद भी कुछ तरीके हैं जिनसे जो है जाना जाता है या कोशिश की जाती है कि किस तरीके से जो है हम जन्म का समय शोधन कर सकते हैं। उसमें एक तरीका है कि जो जन्म नक्षत्र है उसकी कैलकुलेशन की जाती है। जो जन्म का जो समय है उसको घटी विघटी में जो है उसको निकाल लिया जाता है, यानी कि इष्टकाल जो होता है वो निकाला जाता है। जब आप कुंडली बनाते हैं, कंप्यूटर से कुंडली लेते हैं, तो उसमें एक कैलकुलेशन आपको दी गई होती है इष्टकाल की। इष्टकाल का जो टाइम होता है ये होता है सूर्योदय से उस घटना के समय तक बीता हुआ टाइम। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था ना
होरा लग्न बनाने के लिए कैलकुलेट किया था हमने, जी। तो वो ईस्ट काल होता है, तो वो टाइम जो है निकाला जाता है। उसके हिसाब से देखा जाता है कि कौन सा नक्षत्र जो है वो आ रहा है, यानी घटना के समय कौन सा नक्षत्र है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट को एक्सेप्टेंस में लेकर के जन्म समय में शुद्धि की जाती है। उसमें कुछ सेकंड्स की शुद्धि करनी पड़ती है। उसके अलावा कुछ चीजें हैं जिनको कि कैलकुलेशन में लिया जाता है। जैसे कि कुछ लोगों का ये कहना है कि चंद्र राशि जो है वहां से लग्न जो है वो 5वां या 9वां होना चाहिए, या चंद्र राशि का जो स्वामी है, राशि स्वामी जो हो गया, वो वहां से 5वां या 9वां हो, या फिर चंद्र राशि और लग्न राशि यानी कि लग्न में ही चंद्रमा हो, तो ये कंडीशन ठीक है, यानी कि यहाँ पे शोधन की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो जन्म समय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और जन्म समय शोधन करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक और पद्धति है, वो ये कहती है कि अगर जन्म जो है वो दिन के पहले हाफ में हुआ है तो सूर्य का जो नक्षत्र आया है वहां से 7th नक्षत्र गिनो, तो वो नक्षत्र जिस राशि का है, सूर्य भी जन्म भी जो है, लग्न जो है वो उसी राशि में होना चाहिए। समझ में आया? सर एक बार दोबारा। लग्न की जो राशि है और सूर्य का जो नक्षत्र है, सूर्य जिस नक्षत्र में मौजूद है, सूर्य का नक्षत्र निकाल सकते हैं, 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड कर दीजिए किस नक्षत्र में है, वो निकल जाएगा। जी। उस नक्षत्र से गिनती शुरू करें, जो 7th नक्षत्र है वो लग्न की राशि का होना चाहिए। और अगर ये तो था अगर वो फर्स्ट हाफ में पैदा हुआ है दिन में, अगर वो सेकेंड हाफ में पैदा हुआ है तो 7th की जगह 12th गिनना है। इसी तरीके से रात में अगर फर्स्ट हाफ में हुआ है तो 17th गिनना है, और सेकेंड हाफ में हुआ है तो 24th गिनना है। अगर ये कंडीशन है तो जन्म समय शोधन करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जन्म समय शोधन करना पड़ेगा। कुछ सर और एक बार तरीके? दोबारा। सेकेंड हाफ में हम 12th देख रहे थे। सेकेंड हाफ में हम 12th देख रहे थे। सेकेंड हाफ में हाँ 12th देख रहे थे। और सर रात के इसमें क्या था फर्स्ट हाफ में? रात में फर्स्ट हाफ में 17th 17। और सेकेंड हाफ में 24th। 24। हालांकि इन गिनतियों में भी अलग अलग विद्वानों के कुछ अलग अलग मत और कैलकुलेशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, वो तरीका क्या है कि सूर्य राहु और लग्न, सूर्य राहु और लग्न का यूसेज किया जाता है। इनको यूज करने का तरीका क्या है कि सूर्य लग्न और राहु जो है वो किस किस राशि में है उसे देख लीजिए। इन तीनों की जो राशियां हैं, जिनकी जो पोजीशंस हैं, उन तीनों को ऐड कर लीजिए, यानी कि सूर्य राशि, राहु राशि और प्लस लग्न राशि। तो हमारा जो एग्जाम्पल है अगर हम उसको देखें तो उसमें क्या क्या है, लग्न राशि क्या है हमारी 5, सूर्य किस में है, मकर में 10, यही है ना। और राहु बताएं, राहु किस में है? सर राहु थर्ड जेमिनी। राहु 3 में है, ठीक है। तो 10 और 3 13 और 5 18, 18 आ गया आंसर। 10 + 3 + 5, जी। ठीक है। उसमें 3 ऐड करना है, 18 में हमें 3 ऐड करना है, तो आंसर कितना आया? 21। और उसको 7 से डिवाइड करना है, रिजल्ट कितना आया? ऐसे में अगर जो आंसर है अगर वो सम डिजिट आ रहा है यानी इवन डिजिट आता है तो वो स्त्री की कुंडली होनी चाहिए, और आंसर अगर विषम आता है तो वो पुरुष की कुंडली होनी चाहिए।
समझ में आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। तो आप अपनी अपनी कुंडलियों में भी इस चीज को चेक करके देख सकते हो। एक ये जनरली करते हैं चेक? जनरली आज की डेट में कोई चेक नहीं करता, इसीलिए रिजल्ट्स में डिफरेंसेस निकलते हैं, गलतियां आती हैं। किया जाना चाहिए। और छोटे छोटे परीक्षण हैं जिन्हें किया जा सकता है। उनमें से एक परीक्षण क्या है कि जन्म समय का जो नक्षत्र है उसको जांच लें और उसके समय के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि एक विद्वान ने क्या चीज बताई कि जो चंद्रमा की राशि और लग्न राशि अगर वो एक ही है, यानी कि चंद्र और लग्न, चंद्रमा जो है वो लग्न में ही बैठा हो, तो भी ये सही समय माना जाना चाहिए। अगर लग्न जो है वो चंद्रमा से 5वां या 9वां है तो भी सही समय माना जाना चाहिए। या चंद्र राशि का जो स्वामी है, चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है, वो वहां से 5वां या 9वां हो तो भी सही समय माना जाना चाहिए। एक सिस्टम ये भी है। ऋषि पाराशर क्या कहते हैं कि एक प्राणपद विधि होती है, आगे उसके बारे में बताएंगे आपको आगे चल के कभी। प्राणपद विधि होती है, उसमें हम गुलिक, जो हमने बात की थी उपग्रह कैलकुलेशन, गुलिक मानदी, उसके जरिए इसका परीक्षण किया जाता है प्राणपद विधि में। तो उस विधि से करेक्शन कर लिया जाना चाहिए पहले। एक और विद्वान का क्या मत है कि आप सूर्य, राहु और लग्न से लिंग परीक्षण कर सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं कि ये पुरुष की कुंडली होनी चाहिए कि स्त्री की कुंडली होनी चाहिए। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो यानी कि लग्न में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है। अब और कोई डाउट या कोई चीज किसी ने कुछ पूछना है, क्योंकि इन जनरल जो आपका जो सिलेबस है वो फिनिश ऑफ हो गया है। किसी सर का एक अगर कोई, क्वेश्चन है, हाँ जी, द्वितीय और सप्तम भाव को मारक क्यों कहते हैं? 8th हाउस क्या चीज है बताएं? डेथ का सर? आयु, डेथ नहीं है, आयु। आयु है। हाँ जी। ठीक है। और 12th से क्या देखते हैं? उसके एक्सपेंसेस, मतलब उसकी एक्सपेंसेस। तो आयु की एक्सपेंस होने पे क्या हो जाएगा? जब आपकी खर्च आयु खर्च हो जाएगी पूरी तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी। तो 8th यानी कि आयु भाव, उससे उसका 12th हो जाना, तो कौन सा भाव आएगा? 8th से 12th तो 5th हो गया। 8th से 12th, 8th हाउस से काउंटिंग करेंगे तो 12th कौन सा बनेगा? अच्छा, 8th से 12th 7th हो गया। हाँ जी, हम्म। इसीलिए वो मारक है। और 3rd से 12th सेकंड हाउस है। बट हमने 3rd से क्यों देखा सर? अष्टम से अष्टम होता है 3rd। 3rd हाउस वैसे बाहुबल पराक्रम के लिए देखा जाता है, छोटे भाई बहनों के लिए देखा जाता है। ठीक है। 3rd हम देखते हैं 8th से 8th। जैसे अभी हमने आयु की बात कर रहे हैं तो आयु इज 8th हाउस, उसका एक्सपेंस इज 7th। 12th उससे जो हो गया दैट इज 7th। ठीक है। और जब किसी भी हम भाव को देखते हैं तो उसमें साथ में भावत भावम देखा जाता है, वो भी उसी की इक्वल पावर या कारक के इक्वलेंसी देता है। तो 8th को देख रहे हैं तो 8th से 8th इज 3rd। तो 3rd को भी जब हम आयु की कैलकुलेशन करते हैं तो 3rd को भी उसमें विचार किया जाता है। तो जैसे 8th का 12th देखा, ऐसे ही 3rd का 12th इज सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। तो 8th का भी एक्सपेंस हो गया और 3rd का भी एक्सपेंस हो गया। सेकंड और 7th हाउस मृत्यु मारक क्यों माना गया है, समझ में आ गया? तो सेकंड और 7th जो है वो हाईएस्ट लेवल मारक हो गए। उसके बाद 8th हाउस की चूंकि हम बात कर ही रहे हैं, आयु भाव वो आ गया, उसके बाद उसका नंबर फिर 8 से 8th 12th जो है 3rd हाउस आ गया, और 12th हाउस एक्सपेंस होने की वजह से आ गया। तो इसीलिए 2nd 7 8 3 12 घटते हुए क्रम में ये मारक बनते हैं। समझ में आ गया कि क्यों जो है मारक ग्रहों या मारक भावों को मारक क्यों माना गया है, क्यों होते हैं ये?